हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। लास्ट क्लास में हमने द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात की थी, भारत के विशाल मैदानों की। और उसके बाद का जो थर्ड पार्ट होता है, जो हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम पढ़ते हैं, वह होता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो आज हम जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, कैसे यह बना और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो आइए देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है और कैसे इनका निर्माण किया गया, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। सबसे पहले यदि हम भारत के दक्षिणी हिस्से को देखें, उत्तरी हिस्से की बात हमने कर ली थी और वहां पर हिमालय और ग्रेट प्लेन्स को देख लिया था। अब जब हम ग्रेट प्लेन्स के नीचे आते हैं तो वहां पर अब जो भूमि है भारत की, वह थोड़ी सी उठी हुई दिखती है। प्लेट्यू शब्द का जो अर्थ होता है वह ये होता है कि जो भूमि माउंटेन से नीची लेकिन जो प्लेन्स हैं, मैदान है, उनसे ऊंची हो, उसे प्लेट्यू कहा जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यह मान लीजिए एक पहाड़ है और यदि इस पहाड़ के इस हिस्से को हम क्या कर दे, हटा दे वहां से, और इसे हटा करके कुछ इस तरह से कर दिया जाए तो इसे आप पठार कहेंगे, ठीक है। या एक टेबल के जैसा दिखता है, टेबल नुमा शेप होता है, इसीलिए कभी कभी प्लेट्यू को टेबल टॉप भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर क्योंकि पहाड़ जो होते हैं वह कोनिकल शेप के होते हैं, वहां पर उनका बसाहट की जो व्यवस्था है वह नहीं हो पाती। लेकिन प्लेट्यूज में हम देखेंगे क्योंकि इसका जो टॉप रहता है वह फ्लैट रहता है, वहां पर इसमें बसाहट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जानना जरूरी है। और यदि प्लेट्यू से हम नीचे आएंगे तो मैदान होंगे, क्लियर है। तो पहाड़ और मैदानों के बीच का जो इलाका है, जो समुद्र तल से ऊंचाई पर है, उसे आप पठार कहते हैं। दूसरी बात, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, या तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे प्रायद्वीप। लेकिन यदि कोई भूमि का हिस्सा जो सभी तरफों से पानी से घिरा हुआ है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप द्वीप कहते हैं, ठीक। अब यह हिस्सा छोटा है तो द्वीप, और यदि वह हिस्सा बहुत बड़ा है तो उसे आप महाद्वीप या कंटिनेंट कहते हैं। यह बहुत ही बेसिक है जो आपको ज्योग्राफी में जानना रहता है। तो इसीलिए क्योंकि यह तीन तरफ से, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह तीन तरफ से सागर से घिरा है, पानी से घिरा है, इसीलिए इस प्लेट्यू को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। खास करके जो पहली बार तैयारी करते हैं वह इन सारे शब्दों के अर्थ को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। बात करेंगे इसके फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन यदि हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वह भारत का सबसे पुराना हिस्सा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन 3600 मिलियन साल पहले, ठीक है, 3600 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, वहां पर एक प्री कैम्ब्रियन एरा की बात हम कर रहे हैं, कैम्ब्रियन से पहले की। तो वहां पर इस टाइम पीरियड पर एक डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन का मतलब एक आप बोल सकते हैं कि विस्फोट के जैसा आप बोल सकते हैं, और वहां से कुछ भूमि का हिस्सा ऊपर की ओर आया। पहले आप जानते हैं कि वहां पर केवल दो ही कंटिनेंट थे, पनेशिया के दो भाग थे, आप जानते हैं, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड से टूटकर एक हिस्सा जो है वह क्या हुआ, उत्तर की ओर बढ़ने लगा, नॉर्थ साइड वह ड्रिफ्ट करने लगा। अब उसमें ड्रिफ्टिंग के समय बहुत सारे क्या होते गए, थ्रस्ट होते गए, उसमें ठोकरें होती गई और उसमें धीरे 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 परिवर्तन होता गया। और वह जो हिस्सा था, यह जो खास करके ये वाला जो पोर्शन है, वह नीचे से खसकता हुआ आया और आकर के इस जो पहले से बने हुए जो प्लेट थी, जिसे आप यूरेशियन प्लेट कहते हैं या साउथ एशियन प्लेट कहते हैं, उस एशियाटिक प्लेट से वह क्या करता है, वह टकराता है। यह जो हिस्सा टकराया उसे आप इंडियन प्लेट के नाम से जानते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही हिस्सा है। वहां से फिर क्या होता है, दोनों के बीच टकराव होता है और टेथिस सागर वहां बीच में है, और उस टेथिस सागर पर क्या होता है, एक बल लगता है। आप सभी जानते हैं कि जब दो बॉडी आपस में टकराती है
तो वहां पर क्या होता है, दो प्लेट आपस में टकराते हैं, तो वहां पर होता है कि एक प्लेट जो भारी होगी वह नीचे की ओर ड्रिफ्ट हो जाएगी और दूसरी प्लेट उसके कुछ ऊपर आ जाएगी। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स इसे कहा जाता है, प्लेट विवर्तन की, और इन्हीं के ही कारण जो हमारे हिमालय का फॉर्मेशन होता है 70 मिलियन साल पहले, ठीक है, टर्शरी पीरियड उसे कहा जाता है। तो प्री कैम्ब्रियन एरा का ये आप बोल सकते हैं, और उससे भी पुराना है, तो काफी पुराना यह जो हमारा हिस्सा है, और यह आकर के क्या होता है, यहाँ प्लेट से लग करके अब यह परमानेंटली यहाँ पर लग जाता है या फिर वापस सागर में नहीं डूबता। तो इस तरह से बना था हमारा यह पेनिनसुलर वाला भाग, जिसको आप सदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के नाम से जानते हैं आज। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के यदि हम हिस्से की बात करें, तो हिस्से के हिसाब से यदि देखा जाए तो जो डिवीजन ऑफ इंडिया है वहां पर पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो लार्जेस्ट डिवीजन को फॉर्म करता है। यह चीज आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। यह जो सदर्न इंडिया या पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, उसे आप यदि शेप की बात करें तो वह एक इर्रेगुलर ट्रायंगल है, वह एक त्रिभुजाकार शेप का है, लेकिन वह त्रिभुजाकार सटीक नहीं है, ठीक है। और इसका जो बेस बोल सकते हैं वह इस तरफ है, दिल्ली की रिज के तरफ और राजमहल की रिज के तरफ। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, और इस तरफ ईस्टर्न घाट्स, और इसका जो किनारा है, एपेक्स है, वह बोल सकते हैं कि कन्याकुमारी। तो कुछ इस तरह से आपको एक त्रिभुजाकार आकृति यहाँ दिखती है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। यह प्लेट्यू की हाइट की यदि बात करें तो इसकी जो एवरेज हाइट है वह है 600 से 900 मीटर, ठीक है, एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई। और यदि इसकी लंबाई की बात करें तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर पर स्थित है, या 1600 किलोमीटर इसका एरिया बोल सकते हैं, लंबाई। और पश्चिम से पूर्व की ओर यदि बात करें तो इसकी होती है 1400 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो विड्थ बोल सकते हैं आप, चौड़ाई बोल सकते हैं, ठीक। हाईएस्ट की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो प्लेट्यू है, यह जो पूरा का पूरा हमारा पठारी इलाका है, यह दो भागों में बांटा जाता है। किसके द्वारा? नर्मदा और तापी जो नदियां हैं, रिजेस हैं, जो उनके रिज बनाए गए हैं, उनके द्वारा बांटा जाता है। और दो भाग इसके जो होते हैं, पहला जो होता है उसको आवा का पठार के नाम से जानते हैं, मालवा प्लेट्यू। और जो दूसरा हिस्सा होता है जो दक्षिण की ओर है, इसे आप दक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो दो हिस्से होंगे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के। उत्तरी हिस्से को आप बोलेंगे मालवा का पठार और दक्षिणी हिस्से को बोलेंगे दक्कन का पठार या दक्कन प्लेट्यू। तो यह दो हिस्सों में बटा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको दो रिजेस दिखेंगे, दो नदियां बहती हुई दिखेंगे। हम जब नदी पढ़ेंगे, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, और यही तापी या ताप्ती, और ये दोनों ही इनको दो भागों में बांटती है। क्लियर है? अब हम यदि दोनों के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो पहले हम देखेंगे मालवा का पठार और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम देखेंगे दक्कन का पठार और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात करेंगे सबसे पहले मालवा के पठार की। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है जिसे आप विंध्य रेंज के नाम से जानते हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखला। और इस विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर भाग में या इसके उत्तरी छोर को आप बोलते हैं मालवा का पठार, जिसके नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी भाग में आपको क्या दिखेगा? आपको एक और पर्वत श्रृंखला दिखेगी जिसको आप अरावली के नाम से जानते हैं, ठीक है, अरावली पहाड़। और ये जो है यह है विंध्याचल, विंध्य या विंध्याचल रेंजेस, ठीक है। अब इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अरावली और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में यहाँ पर हमने देखा था गंगा के मैदान, ठीक है, गंगा के प्लेन्स है, गंगा के मैदान है। तो कुछ इस तरह की आकृति आपको दिखेगी। अब हम एक एक करके एक एक आकृतियों की बात करें तो इसके बीच में यहाँ पर आपको दिखता है मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, ठीक है। अरावली की यदि बात करें तो अरावली का जो पहला हिस्सा है वह दिल्ली पर है, और दिल्ली से लेकर के यह पूरे गुजरात तक जो है इसका एक्सटेंशन दिखता है हमें, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो दिल्ली से गुजरात तक इसका एरिया आपको लेना है, किसका? अरावली का। और अरावली जो है वह भारत की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसे रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें
तो गंगा के मैदानों की हमने बात कर ली थी। विंध्याचल की बात करते हैं तो विंध्याचल जो है वह आपका सेंट्रल इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एक बोल सकते हैं पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर जो खास करके नदी घाटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्य के नीचे जस्ट आप देखेंगे सतपुड़ा रेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। विंध्य के नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा के जो पहाड़ी है वह तीन तरह से आपको दिखती है, ठीक है। और विंध्य का जो एक्सटेंशन है वह कैमूर आपको दिखेगा। तो ये दो पहाड़ियां आपको याद रखनी है। विंध्याचल का एक्सटेंशन जो है वह कैमूर पर्वत श्रृंखला है। अब हम नीचे आते हैं तो विंध्य के नीचे आपको दिखेगी सतपुड़ा, और ये जो सतपुड़ा रेंजेस है इसी के रेंजेस में सतपुड़ा के ही पहाड़ी के बीच, विंध्य और सतपुड़ा के बीच आपकी क्या बहती है, आपकी नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा के दक्षिण में आपको क्या दिखेगा, तापी नदी दिखेगी। और इसीलिए यह जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से जब भी कोई नदी किसी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है तो इस तरह की घाटी बनाई जाती है पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा। और इस घाटी को, इस टाइप की घाटी को आप भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है। और जब भी नदियां भ्रंश घाटियों से बहती है तब आपको याद रखना है कि वह क्या नहीं बनाती, वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वह क्या बनाएगी, ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाएगी। हम देखेंगे जब हम नदियों को पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सतपुड़ा रेंज के बाद जो यहाँ आपको दो इंपॉर्टेंट रेंज और दिखने वाले हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। के रेंजेस को यदि हम तीन भागों में बांटे तो सबसे जो पश्चिमी वाला हिस्सा यह जो हमें दिख रहा है इसका नाम आप लिख लीजिए राजपीपला, ठीक है। इसका एक्सटेंशन जो है वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक होगा। बीच वाली जो पहाड़ी आपको दिख रही है वह है आपकी महादेव, महादेव पहाड़ी। और अंतिम वाली जो सबसे पूर्वी दिख रही है इसे आप मैकल श्रेणी के नाम से जानते हैं। और क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पीएससी में इसको पढ़ते ही हैं, मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको मैकल श्रेणी देखने को मिलेगी। अब हम बात करें महादेव पहाड़ी की, तो महादेव पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आप लिख लीजिएगा धूपगढ़। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई। और मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है क्या है, अमरकंटक। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की चोटी। और महादेव रेंज की सबसे ऊंची चोटी आएगी आपकी धूपगढ़ की। और उसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी। ये तीनों मिलाकर के क्या बनती है, सतपुड़ा रेंजेस बनती हैं। विंध्याचल रेंज में दो ही आपको दिखेंगे, विंध्याचल और कैमूर। और इन्हीं दोनों के बीच क्या बहती है, हमारी इंपॉर्टेंट नदी जो कि आपको नर्मदा के नाम से आप जिसे जानते हैं, जो अमरकंटक से निकलती है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने देखा मालवा का पठार। अब हम बात करेंगे दक्कन के पठार की। दक्कन के पठार की यदि हम बात करें तो तापी नदी जो कि आपके सतपुड़ा के बाद जो बहती है, तो तापी नदी के जो दक्षिण का इलाका है वह आपका क्या बन जाता है, वह आपका बन जाता है दक्कन के पठार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे वेस्टर्न घाट्स जिसको आप पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और इसके जो पूर्वी भाग है वहां पर इसको आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट जिसे आप कहते हैं, ठीक। यह पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उस जगह को आप नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये सारे पॉइंट्स, यह सारे फैक्चुअल पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, यही से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करें इस दक्कन के पठार की, तो दक्कन का पठार जो है वो उसकी जो एवरेज हाइट यदि बोले तो वह है 600 मीटर की, ठीक है। और इसका जो स्लोप बोले, इसकी जो ढाल बोले, तो ढाल जो है वह किधर से है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें बहने वाली अधिकतर नदियां जो है वह पश्चिमी घाट से प्रारंभ होकर पूर्वी घाट को पार करते हुए बे ऑफ बंगाल, मतलब ये हमारी बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो इसका ढाल इधर होने के कारण, वेस्ट टू ईस्ट होने के कारण अक्सर नदियां जो है वो ईस्टर्न की तरफ बहती हैं। यहाँ दो एक्सेप्शन मैं लूंगा। पहला एक्सेप्शन आपकी नर्मदा नदी और दूसरा एक्सेप्शन आपकी तापी नदी। तो यह दो नदियां जो है वह उल्टी बहती है, आप बोल सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट की ओर बहती है। बहुत ही बेसिक है, यही से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो मालवा का पठार था और दक्कन के पठार थे, इनके साथ में पेनिनसुलर इंडिया में ही, प्रायद्वीपीय पठार में ही
हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को भी पढ़ते हैं। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का यदि हम और डीप में उसको देखना चाहें तो पश्चिमी घाट जो होते हैं हमारे, वह क्या है, वह ऊंचे हैं, ठीक है, वह बहुत ज्यादा क्या है, ऊंचे हैं, उनकी जो हाइट है वह ज्यादा है, ठीक। लेकिन पूर्वी घाट की हाइट जो है वह कम है। तो अब जब आपको पश्चिमी घाट को पार करके इन तटीय मैदानों पर जाना होगा, ठीक है, पश्चिम तटीय मैदानों पर जाना होगा, तब आप उनको क्या करेंगे, उनको क्रॉस करने के लिए आप किसका सहारा लेंगे, आप घाट का सहारा लेंगे, जिसको आप पाल घाट, भोर घाट, ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा। इसकी अलग से मैं क्लास लूंगा, पासेस एंड घाट्स ऑफ इंडिया, वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी जो है हम इतना जान लें कि इसकी हाइट ज्यादा होने के कारण इन्हें पासेस से क्या किया जाता है, घाट से पास कराया जाता है। लेकिन पश्चिमी पूर्वी घाट में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं होता। अब पश्चिम घाट जो है वह सतत है, यहाँ अधिकांश जो है वह पहाड़ नदियों को के स्रोत के रूप में काम करते हैं और सारी नदियां जो है वह पूर्वी घाट की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है? इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के मिलन को मैंने बताया कि नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं, और नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा, ठीक। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी हुई, या नीलगिरी के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी होगी। लेकिन यदि हम पूरे के पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें या सदर्न इंडिया की बात करें, तो सदर्न इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपकी अनाई मुडी। अनाई मुडी, इसको आपको याद रखना है। यह दो में बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, खास करके जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको। तो अनाई मुडी जो है वह पूरे के पूरे दक्षिण भारत या दक्कन पूरे प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी होगी। लेकिन जो डोडा बेटा है वह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी होगी। क्लियर है? पासेस को मैं आपको एक अलग से वीडियो में कराऊंगा, जिसमें आपके नॉर्दर्न इंडिया के पासेस होंगे और यहाँ नीचे के घाट्स होंगे, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस भी बताऊंगा, वहां पर हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब पश्चिम घाट की यदि बात करें तो पश्चिम जो घाट है वह, उसकी जो एवरेज हाइट है वह बहुत ज्यादा नहीं है और उनको क्या है, आसानी से पार किया जा सकता है, ठीक है। और पश्चिम घाट में क्या होता है, आपको देखेंगे कि पश्चिम घाट सतत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से जो आने वाली नदियां हैं वह इनको काटती हैं। तो आप चाहे महानदी की बात करें, चाहे आप कृष्णा की बात करें, गोदावरी की बात करें या कावेरी की बात करें, तो सारी नदियां क्या करती हैं, पूर्वी घाट को खास करके अलग अलग घाटियों में काटने का काम करती है और उसके फिर वह बहती है। तो यह सतत नहीं है आपके पूर्वी घाट, लेकिन पश्चिमी घाट जो है वह सतत है, कंटिन्यूअस वहां से आपको देखने को मिलेगा। तो यह था आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसको आप थर्ड डिवीजन ऑफ फिजिकल डिवीजन में बांट करते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे तटीय मैदान जो हमारे बच गए हैं और हमारे दोनों ही द्वीप समूह, उनको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अगली वीडियो, अगली क्लास को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के साथ। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।